हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग द ह्यूमन आई चैप्टर में अब रेनबो वाला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। आइए, तो मैंने लगभग आपका देखा जाए तो काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, काफ़ी सारी टॉपिक पढ़ा दिया है। आप लोग कमेंट करके भी हमें बताते रहिए कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि आने वाले चैप्टरों में हम लोग उसकी सुधार भी कर सकें अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो। और अगर अच्छा लग रहा है तो उसको भी इंडिकेट कीजिए, खराब लग रहा है उसको भी इंडिकेट कीजिए। ठीक है, लेकिन इंडिकेट जरूर कीजिए। कहने का मतलब है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, थ्योरी अच्छे से समझने पर सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे सवाल तो मैं सॉल्व करता ही हूँ। आप अपने तरफ से जब सवाल सॉल्व करते हैं तो क्या आप कहीं फंसते हैं? अगर फंसते हैं तो किस जगह पर फंसते हैं? ये थोड़ा सा आप अगर हमें बताते रहेंगे तो हम लोग भी अपने आप में चेंजमेंट करते रहेंगे। ठीक है ना। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी एक रिसर्च करने के बाद ही और काफी कुछ कलेक्ट करने के बाद ही मैं लेक्चर बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी चीज उठाया और अपने मन से कुछ भी पढ़ा दिया। चीजें पहले कलेक्ट होती हैं, पहले मैं सब कुछ नोट डाउन करता हूं कि क्या पढ़ाना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, कौन सा एग्जाम्पल करवाना है, किस तरीके के क्वेश्चंस करवाने हैं। उसके बाद ही मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब इन सब चैप्टर्स में क्वेश्चन तो होते नहीं है, सब थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए इसमें मैं अभी नहीं करा रहा। ओके, इसमें अगर आप थ्योरी जान गए तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, न्यूमेरिकल तो कुछ होता नहीं है। तो रेनबो क्या होता है? अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बात किया था कि स्पेक्ट्रम बनता है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है। तो क्या बनता है? स्पेक्ट्रम। यहां पर भी जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, किसके मॉलिक्यूल? पानी मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये प्रिज्म की तरीके काम करेंगे। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये प्रिज्म की तरीके काम करेंगे, और जो सन से व्हाइट लाइट आएगी वो इसके अंदर से आकर रिफ्रेक्ट होकर जब निकलेगी तो क्या होगा? वो अपने सात कलर में टूट जाएगी और हमें रेनबो दिखाई देती है। समझिए इस बात को। और रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम हम लोग प्रिज्म से अभी प्राप्त कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ये नेचर द्वारा ही स्पेक्ट्रम हम लोगों को प्राप्त किया दिया जाता है, जो कि हम लोगों को आसमान में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? बारिश होने के बाद। ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाई डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाई टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उससे सन की लाइट डिस्पर्स हो जाती है एटमॉस्फेयर में और हमें रेनबो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना वो छोटे प्रिज्म की तरीके काम करते हैं। जैसे देखिए, ये आपका मान के चलिए रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप गोलाकार ही होता है, मैंने इसको बना दिया रेन ड्रॉप, लेकिन ये प्रिज्म के तरीके काम करेगा। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रेन ड्रॉप कुछ इस तरीके का होता है। पानी की बूंदे जो होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती है ना। मतलब देखा जाए तो एक ट्रेंगल के शेप में ही आती है। अगर इस तरीके के ट्रेंगल के शेप में ही आती है, ठीक है। ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो, क्योंकि उधर से बूंदे गिर रही हैं तो ऊपर वाला थोड़ा छोटा होगा, नीचे आकर मोटा होगा। तो ट्रेंगल भी तो वैसा ही होता है, ऊपर छोटा होता है, नीचे मोटा होता है। ठीक है ना। तो ये प्रिज्म के तरीके काम करती है। तो ये जो रेन ड्रॉप है प्रिज्म के तरीके काम करेगी। और जब सन की लाइट है, ये मान के चलिए सन है, तो सन की लाइट जब इसके अंदर आएगी तो यहां से रिफ्रैक्ट होगी। सन की लाइट क्या होगी? यहां से रिफ्रैक्ट होगी और इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर आने के बाद ये कुछ लाइट बाहर भी निकल जाती है और मैक्सिमम लाइट जो है सो यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है। और फिर ये जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगी तो चूंकि ये प्रिज्म की तरीके काम करेगा, तो इसीलिए ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में निकलेगी बाहर। मतलब कि ये अपने जो इसके 7 कलर होते हैं ना, उस कलर में ये बाहर निकलेगी। तो अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सन। जाहिर सी बात है सन के अपोजिट में बनेगा, क्योंकि सन से रेज आएगी तो रेनबो का निर्माण इधर होगा। ठीक है, बीच में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और इधर की तरफ रेनबो बनेगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है? द वाटर ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट, यहां पर रिफ्रैक्ट हो रहा है
और डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, और इसके अंदर जा रहा है। देन रिफ्लेक्ट, फिर यहां से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट का मतलब उसी मीडियम में आ जाना, तो उसी मीडियम में ये आ जा रहा है, ठीक है। रिफ्रेक्ट हो रहा है इंटरनली, अंदर ही अंदर, और फाइनली फिर रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, और उसके बाद ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि रेनबो का निर्माण होता है। मुझे लगता है ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, इससे ज्यादा इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक तो रेनबो था, तो रेनबो देखा जाए तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत टाइप के रेफ्रैक्शन के कारण फिनोमिना होती है, ठीक है। जैसे कि तारों का चमकना, डिम डम करना, मतलब कि कभी ब्राइट कभी जैसे नहीं होता चमकता है ऐसे, तो तारों का चमकना, या सूरज जो है सूर्योदय से पहले दिखाई दे देना, या सूर्यास्त के बाद भी हमें दिखाई देना। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन के कारण होता है। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बातें समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो सेम टेम्परेचर का नहीं है, यानी कि सेम डेंसिटी का नहीं है। अरे भाई साहब, अगर कोई चीज हल्की है, अगर कोई चीज गर्म है, अगर कोई चीज गर्म है तो वो हल्की है, क्योंकि गर्म चीज जो होती है वो हल्की होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर आप एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, नीचे से हीट दे रहे हो तुम। देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान के चलो ये आपका कोई बहुत बड़ा सा बर्तन है, ये लो, नीचे से हमने यहां हीट दिया, तो यहां का पानी पहले गर्म होगा और ये पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे आ जाएगा, फिर वो ठंडा पानी गर्म होकर फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर जो गर्म पानी हो, ठंडा पानी ऊपर होगा वो नीचे आएगा, गर्म होकर ऊपर जाएगा। इस तरीके से पानी गर्म होते हैं। अगर इस चीज को आपको प्रैक्टिकली करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि किसी बर्तन में पानी लीजिएगा, गर्म करने को रखिएगा, और रखने के तुरंत बाद उंगली डालकर देखिएगा, ऊपर का सरफेस आपको गर्म दिखाई देगा। फिर उसको हटा लीजिएगा। हटाने के बाद क्या कीजिएगा कि ऊपर के पानी को ऐसे फेंकिएगा, मतलब फेंक दीजिएगा, ठीक है। और नीचे के पानी को फिर देखिएगा, नीचे का पानी अभी भी ठंडा है। नीचे का पानी क्या है, ठंडा है। क्यों? क्योंकि जो पानी नीचे था वो गर्म होकर ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि गर्म चीजें हल्की हो जाती हैं। फिर जो पानी ठंडा था वो भारी होती है, वो नीचे चली गई, फिर वो गर्म होगी ऊपर आएगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी हर जगह टेम्परेचर एक जैसा तो होता नहीं है। इस कारण से हमारी जो एयर की लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, वो कहीं पे ठंडी होती है और कहीं पे हॉट होती है। तो जहां पे कोल्ड होगी, मतलब जहां पे ठंडी होगी, वो ज्यादा डेंसिटी होगा, वो भारी होगा, तो वो डेंसर मीडियम के तरीके बिहेव करेगा। और जो एयर का लेयर हॉटर होगा, वार्म होगा, वो रेरर मीडियम के तरीके काम करेगा, ठीक है ना। तो जो लोग हॉट होते हैं ना, वो लोग थोड़े हल्के हो जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? देखते हो हीरो हीरोइन को, जो ज्यादा थोड़े से जिम उम करते हैं, अपनी बॉडी को खूब अच्छा बना लेते हैं, वो लोग बिल्कुल ऐसे दुबले पतले टाइप होते हैं और हल्के होते हैं। और वहीं जो लोग मोटे होते हैं उनको हम लोग हॉट नहीं बोलते हैं, वो लोग भारी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज से भी आप समझ सकते हो। ओके। हालांकि ये तो डेफिनेशन गलत है कि किसी को फिगर की आधार पर देखकर उसको जज करना। डेट्स नॉट। कोई हॉट है नहीं है, कोई सुंदर है नहीं है, ये मुझे लगता है कि शकल से ज्यादा उसकी अकल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप देखिए, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी बहुत ज्यादा नामचीत और हॉट टाइप लड़कियों से शादी नहीं करते। आपने कभी देखा है किसी बड़े बिजनेसमैन या बड़े आदमी को शादी करते हुए? नहीं करते। हाँ, अगर उनमें अकल होगी तो करेंगे। अकल के साथ अकल भी है तब तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन सिर्फ शकल है, अकल कुछ भी नहीं, तो उनको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता आज के समय में। वो सिर्फ जो बुरे लोग होते हैं वही पूछते हैं, अच्छे लोग नहीं पूछते।
ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कहां चले गए फालतू का, आइए देखते हैं उसके आगे। तो मैंने क्या बोला कि जो एयर का लेयर ठंडा होगा वो डेंसर मीडियम के तरीके बिहेव करेगा, और जो एयर का लेयर हॉट होगा वो रेरर मीडियम की तरीके बिहेव करेगा। और लाइट को रिफ्रैक्ट होने के लिए अगर हमें मीडियम चेंज हो जाए तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन पे, अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो एयर इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में होता है, वो हम लोग ये मानते हैं कि वो ज्यादा हॉट होता है और वो ऑप्टिकली रेरर होता है। और एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो नीचे वाले एटमॉस्फेयर में एयर होते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि वो कम ठंडा होता है, यानी कि कम गर्म होता है, यानी कि ठंडा होता है, और वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। ठीक है, तो लाइट रेज ऊपर से नीचे आएगी, यानी कि रेरर से डेंसर में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर को हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाली चीजें ज्यादा रेरर है और नीचे वाली चीजें डेंसर है, यानी कि लाइट रेज रेरर से डेंसर में आएगी। यानी यूं समझ लीजिए कि एयर से ग्लास के अंदर आ रही है या एयर से वाटर के अंदर आ रही है, कुछ इस तरीके का इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे आएगी यानी कि रेरर से डेंसर में आएगी, तो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल की तरह उसका झुकाव होगा। अरे रेरर से डेंसर में कोई भी चीज जाती है, ये ग्लास प्रिज्म है, और रेरर से डेंसर की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं ना, झुक जाते हैं। तो यानी कि हर दम जब लाइट रेज ऊपर से नीचे आएगी, हमेशा वो नॉर्मल की तरफ झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। इसी कारण से कई सारी फेनोमिना होती है। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमिना इन नेचर विच अकर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हम लोग उसके बारे में 3 यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब बात समझिए, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं। देखिए स्टार्स जो होते हैं वो काफी दूर होते हैं। ठीक है, रात में हमें दिखाई देते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो हमें दिखाई देते हैं अच्छे से, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं वो काफी दूर होते हैं। इस कारण से जब उनकी रेज आती है ना, तो वो रिफ्रैक्ट होते हुए आती है। कभी क्या है, लेयर ज्यादा आ गया, एटमॉस्फेरिक लेयर, तो हमें वो धीमा दिखाई देगा, तो अचानक से हमें तेज दिखाई देगा, कभी धीमा कभी तेज, क्योंकि इतनी दूर है और दूर से वो रेज आ रही है, वहां से स्टार से रेज हमारी आंखों में आ रही है, तभी तो हम स्टार को देख पाते हैं। तो वो इतनी कम आती है, एक तो बहुत दूर है तो बहुत कम आती है, और वो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमारी आंखों में कभी उसकी लाइट कम पड़ती है, कभी ज्यादा पड़ती है, कभी कम कभी ज्यादा। इस कारण से वो कभी हमें डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट, इस तरीके से हमें दिखाई देती है। ठीक है ना, इसी कारण से जो स्टार्स होते हैं वे ट्विंकल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो स्टार है वो ऐसे बुकजुक कर रहा है, इस तरीके से वो नहीं करता, वो अपना फिक्स रूप में अपना रोशनी दे रहा है। हमें वो इस तरीके का इसलिए दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहां से जो लाइट आ रही है वो कभी कम आ रही है कभी ज्यादा आ रही है। क्लियर, और ये किसके कारण से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से। लेकिन प्लैनेट्स नजदीक होते हैं, तो प्लैनेट्स नजदीक होने के कारण हमें उनकी ब्राइटनेस एक जैसी दिखाई देती है। इसी कारण से प्लैनेट्स जो होते हैं वो बुक 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 नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि स्टार्स क्यों हमें ज्यादा दूरी दिखाई देते हैं जबकि वो होते थोड़े से नजदीक है। ये आप लोग अच्छे से जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं एपरेंट। क्या कहते हैं, एपरेंट। देखो इसको मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं, ये आपका अर्थ है। ये मान के चलो स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक, अब जब स्टार से रेज हमारी आंख में आएगी, हमारी आंख में आएगी, तो जरा आप हमें बताइए, ये जो नॉर्मल होगा हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगी ना, क्योंकि ऊपर रेरर है नीचे डेंसर है, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगी। मतलब कि हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगी, हमेशा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी कि रेज जो है वो कुछ इस तरीके से हमारी आंखों में आएगी, यहां पर भी नॉर्मल की तरह झुकेगी। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो हम तो ऐसे सीधा देखेंगे ना भाई,
हम लोग ऐसे सीधा देखेंगे, यानी कि हमें कुछ ये यहां पर दिखाई देगी। दिस इज द एपरेंट स्टार पोजीशन। क्या बात समझ में आई? यानी कि जो स्टार की पोजीशन है वो हमें यहां दिखाई देगी, जबकि है वो थोड़ा सा नीचे है। यार मैंने लाइट चैप्टर में तुम लोगों को बताया भी था कि ग्लास क्वाइन नीचे रहता है लेकिन हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। जो पूल या समुंदर की जो मतलब कि किसी भी गहराई जो होती है पानी के नीचे वो ज्यादा होती है लेकिन हमें कम दिखाई देती है। वो जो मैंने बताया था ना, सेम वही यहाँ पे भी। ठीक है ना? क्योंकि हर बार लाइट की रेज क्या हो रही है कि लाइट की रेज नॉर्मल की तरफ झुक रही है, तो हमें भी तो यही दिखाई देगा ना कि ये बार बार नॉर्मल की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो हम ऐसे तिरछा तो देखेंगे नहीं, हम ऐसे ऐसे करके तो देखेंगे नहीं, हमारी आंखें हमेशा ऐसी देखती है, तो हम लोग तो सीधे ऐसे देखेंगे। तो इसलिए हमें स्टार यहां दिखाई देगा। बात समझ में आई? तो यही मैंने यहां पर भी लिख रखा होगा, when light travels from a star first in vacuum and then earth's atmosphere, it bends every time towards normal due to the increasing density। क्योंकि नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ रही है, ज्यादा डेंसर चीजें आ रही है। ठीक है ना? ऊपर रेयर होती है, नीचे डेंसर होती है, तो ज्यादा डेंसिटी भी बढ़ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा है, तो इस कारण से हमें स्टार्स हाइयर दिखाई देंगे। बहुत नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं ये, कोई मतलब आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हो और कोई बहुत बड़ी तोप नहीं। एडवांस सनशाइन एंड डिलेड सनसेट क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हम लोग सन को 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं एक्चुअल सनराइज से, मतलब सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं और सूर्योदय होने के 2 मिनट बाद तक देखते रहते हैं। कैसे? समझो समझो समझो, दोनों डायग्राम में यहां समझा रहा हूं। ये आपका अर्थ है, ठीक है? और ये मान लीजिए सूरज अभी यहां है, अभी सूरज जो है सो इस बाउंड्री के नीचे है, मतलब हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम मान के चलो यहां पे खड़े हैं तो हमें ये नहीं दिखाई देगा, सूरज अभी जो है सो नीचे की तरफ। लेकिन होगा क्या इसमें? होगा ये कि सूरज तो बहुत दूर है, तो ये यहां से जो रेज आएगी, यहां से जो रेज आएगी वो सीधी तो आएगी नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण हम लोग अब सन जो होगा वहां पे रेयर मीडियम है, और जैसे वो अर्थ की तरफ आता जाएगा उसको डेंसर मीडियम मिलने लगेगा, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकाव करेगा। तो ये रेज जो है वो हमारी आंखों में इस तरीके से आएगी, थोड़ी सी डेविएट होकर आएगी, क्योंकि हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकाव करेगा। आप मान लीजिए नॉर्मल इसका ये है, हाँ ये मान लीजिए, नहीं नहीं इस तरह से मानिए, ठीक है? तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकाव करेगा। मैं कैसे बना रहा हूं? हाँ ये है नॉर्मल, इस तरीके का बनाइए ना, क्योंकि इस फिगर को जब ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, तो हमेशा ये नॉर्मल की तरफ झुकाव करेगा। तो नॉर्मल की तरफ झुकाव करने के कारण ये कुछ ऐसे, देखिए ये मेरे हाथ का निशान देखिए, इस तरीके का रेज हमारे पास आ जाएगा। यानी सन होगा यहां पे, इस पॉइंट पे सन होगा, लेकिन उसकी रेज कुछ ऐसे करके हमारे पास आएगी, तो हम तो ऐसे तिरछा देखते नहीं है, हम तो ऐसे सीधा देखते हैं, मतलब हमें सन जो है वो यहां दिखाई देने लगेगी। यानी कि अभी यहां आने में उसको 2 मिनट का समय है, 2 मिनट बाद यहां पर आएगी वो। हालांकि सन नहीं आता, वो अर्थ घूमता है, लेकिन मान लो तो सन 2 मिनट बाद यहां हमें दिखाई देगी, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो अगर कभी भी सूर्योदय हो, जैसे ही सूर्योदय हो तो तुम फिजिक्स जानते हो, तुम कहना कि नहीं अभी वास्तव में सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी 2 मिनट बाद सूर्योदय होगा। फिर अपने घर वालों को समझाना कि देखो, जैसे छठ पूजा में सुबह सूर्योदय देख के और पूजा खत्म करते हैं ना, तो जैसे ही सूर्योदय दिखे तो कहना नहीं अभी 2 मिनट और बैठो, 2 मिनट और बैठो, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअल सन की पोजीशन नहीं है, ये एपरेंट सन की पोजीशन है। अभी 2 मिनट बाद सन ऊपर आएगा, सूरज जो है 2 मिनट बाद ऊपर आएगा, 2 मिनट अभी और बैठो, तो तुम्हें वहां पे पागल बोला जाएगा। ठीक है?
लोग कहेंगे ये पागल हो गया पढ़ पढ़ के। तो ये बात समझ में आई ना कि 2 मिनट पहले ही हमें सूरज दिखाई दे देता है वास्तविकता में सूर्योदय होने से पहले ही। ठीक है, ओके। और 2 मिनट उसका इसका अगले वाला केस कि जब ये सूर्योदय हो जाता है, मतलब सूर्य नीचे चला जाता है, जैसे मान के चलिए ये अर्थ है और ये आपका सूरज अब यहां चला गया, सूरज जो है सो यहां चला गया, लेकिन नीचे चला गया फिर भी हमें ये यहां दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां जब चला जाएगा यहां पे, तो भी इसके रेज जो है सो इसी तरह तो हमारी आंखों में आएगी। ठीक है, इसी तरह से आएगी, तो हमें कैसे दिखाई देगा? हमें तो सीधा दिखाई देगा। तो हमें सूरज अभी यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी सूरज वास्तव में डूब गया है, लेकिन हमें अभी ऊपर दिखाई देगा। 2 मिनट बाद हमें नहीं दिखाई देगा जब सूरज यहां चला जाएगा। तो यही मैंने यहां पर लिख रखा है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वी कैन सी द सन about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset। तो इसके बाद जरा मैं देख लो कौन कौन से आपके टॉपिक बचते हैं। मुझे लगता है स्कैटरिंग के अलावा और कुछ नहीं बचता होगा इस चैप्टर में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें ट्विंकल इफेक्ट, ट्विंकल खाना नहीं, टिंडल इफेक्ट मैं ट्विंकल इफेक्ट कह रहा हूं, तो टिंडल इफेक्ट है। और सनराइज और सनसेट के समय क्यों रेड कलर दिखाई देता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो देखो, ये आप समझ सकते हो कि क्यों रेड कलर दिखाई देता है, क्यों हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। यार ये जो स्पेक्ट्रम हम लोगों ने किया था, शायद मैंने उसको हटा दिया है ना यार। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम मैंने किया था, मैं एक बार दिखा देता हूं। तो सबसे ऊपर कौन सी लाइट रहती है? रेड। और सबसे नीचे कौन सी होती है? भी। ठीक है ना, यानी कि सबसे कम डेविएट ये होती है, सबसे कम ये डेविएट होती है, तो यानी कि ये हमें देर तक दिखाई देगा। अरे जो कम डेविएट होगा लाइट की रेज, वो हमें देर तक दिखाई देगी ना। इसीलिए सूरज जब निकलता है या डूबता है तो हमें सबसे पहले कौन सी कलर दिखाई देती है? रेड। इसको मैं डिटेल में बात करूंगा, ऐसे समझाने पर हो सकता है आपको समझ में ना भी है, तो मैं डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद स्कैटरिंग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। चाहे तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, अपने से एनसीईआरटी पढ़ लोगे, हो जाएगा यार, इसमें बताने की कोई जरूरत भी नहीं। एक छोटी सी बात और मैं यहां बताना चाहता हूं। लाइट पासिस थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन। मान के चलिए एक बीकर में हमने ट्रू सॉल्यूशन रखा है जो कि 100% सॉल्युबल है, मतलब कि जितना उसमें हमने ऊपर से सॉलिड वाला चीज डाला था वो पूरा का पूरा उसमें सॉल्युबल हो गया। तो हमें लाइट इसमें विजिबल नहीं होगी, मतलब लाइट इसके अंदर जाएगी और यहां से निकल जाएगी और इसके अंदर हमें लाइट दिखाई नहीं देगी। लाइट कब दिखाई देती है, हमें कब महसूस होता है कि यहां पे लाइट है? तब महसूस होता है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, हमारी आंखों में आती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है और साथ ही साथ हमें यह भी महसूस होता है कि हाँ, यहां लाइट प्रेजेंस है। क्या बात समझ में आ रही है? लाइट चैप्टर पढ़ाने के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो सन से लाइट चलती है, बीच में वैक्यूम होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होता, तो यहां पे पूरा अंधेरा रहता है। और उसके बाद जब एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है और उसके बाद ये अर्थ आ जाता है, तो यहां से हमें लाइट रेज दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस एरिया में क्यों नहीं दिखाई देती? लाइट रेज तो यहीं से पास होके आ रही है ना, तो इस एरिया में लाइट रेज क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि कोई चीज वहां पर है ही नहीं जिससे कि टकराए और लाइट होने का प्रेजेंस हमें मालूम चले। तो अगर 100% सोल्यूबल है तो यहां कोई पार्टिकल्स है ही नहीं जिससे कि लाइट रेज टकराएगी और हमें दिखाई देगी। तो लाइट रेज आती है, पास इसके अंदर से होकर ही निकलती है, लेकिन हमें महसूस नहीं, नॉट विजिबल। लेकिन अगर हम लोग एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लें, कोलाइडल सॉल्यूशन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो पूरे 100% नहीं पानी के साथ या सॉल्यूशन में मिले होते हैं। तो जब लाइट रेज आएगी, तो लाइट रेज आएगी तो इसे टकराएगी, टकराएगी तो रेज इधर उधर डेविएट होगा, तो डेविएट होगा, स्प्लिट होगा, तो हमें लाइट की प्रेजेंस मालूम चलेगी। ठीक है, तो हमें यहां लाइट की प्रेजेंस मालूम चलती है और फिर ये बाहर की तरफ निकल जाती है।
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट आप लोग खुद से कर सकते हो, हालांकि आप लोग कहोगे तो मैं अगला लेक्चर डाल भी दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये चैप्टर भी एक प्रकार से खत्म हो चुका है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं डाल भी दूंगा, आधे घंटे में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, जरूरत होगी मैं तो उसको भी डाल दूंगा। ठीक है ना, वैसे देखा जाए तो चैप्टर खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया, यानी कि हम लोगों ने लाइट वाला जो मामला है वो पूरा खत्म कर लिया है, और उधर अब हम लोगों का सिर्फ एक मैग्नेटिक का बचता है, तो वो जब आगे आएगा तो आगे उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अब क्या करना है कि नोट्स आप लोगों ने बना लिए हैं बेहतरीन, आप लोग अब इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब चूंकि सारी चीजें आपके पास हो गई हैं तो खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स को बराबर प्रैक्टिस कीजिए। एक देखिए, एक रूल कहा जाता है 40-30-30। ये रूल कहता है कि अपने समय का 40% हिस्सा पढ़ने पर दो, 30% हिस्सा रिवीजन पर दो, और 30% हिस्सा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर दो। जब आप एग्जाम के नजदीक जब आ जाते हो, या जब आप 3-4 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो जब आप चौथे चैप्टर पर हो तो पहला चैप्टर आप भूलने लगते हो, होता है ना। तो इसीलिए यह रूल बनाया गया है कि अपने समय का 40% हिस्सा नई चीज पढ़ने पर दो, 30% समय को रिवीजन पे दो, और 30% समय क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपकी नई चीजें भी चलती रहेगी, पुरानी चीजें भी रिवाइज होती रहेगी, और जो नई पुरानी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी चलते रहेंगे। तो ये तरीका अपनाइएगा आप लोग भी। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर बताते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने जूनियर्स यानी कि क्लास 9th में जो भी हैं, जो 10th में जाने वाले हैं, उन लोगों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी, पेड कोर्सेस जिसको कहा जाता है, थोड़े से फीस के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताइए, और मस्ती से फिर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।